बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिससे पहले सियासी गहमा गहमी जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। वफाकी हुकूमत के इकदामात पर बात करेंगे। ओपन बैलेटिंग के हवाले से अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है, और सदारती रेफरेंस जो आईनी तरमीम है वो 2 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। उस पर क्या डेवलपमेंट होगी, वफाकी हुकूमत ने इसके लिए तैयारी क्या की है, और अपोजिशन इल्जामात क्यों लगा रही है वफाकी हुकूमत पे ब्रॉडशीट को भी लेकर, और सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के हवाले से अपोजिशन किन तहफ्फुजात का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों ये चाहती हैं कि ओपन बैलेटिंग के जरिए जो सेनेट इलेक्शन है वो ना हो। वफाकी हुकूमत के बहुत से वज़रा, आज बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा कि मुझे भी ऑफर हुई सेनेट इलेक्शन में खरीदे जाने के हवाले से, तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम किस हद तक हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे पैनल में सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ इस्लामाबाद से सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें कराची से ज्वाइन किया है एडिटर हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म भी आज बबांगे दोहल ये कहते हैं कि खरीदो फरोख्त होती है, माजी में होती रही, मुझे भी ऑफर होती रही, लेकिन इसकी रोकथाम हम करेंगे, हम बेहतर इकदामात करेंगे। आप क्या समझते हैं, इस बेहतर इकदामात पर अपोजिशन का ताउन चाहिए, मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो, खरीदो फरोख्त करने वाले आप क्या समझते हैं, अपोजिशन या हुकूमत इनसे हटके हैं कोई? या तो हुकूमत खरीदो फरोख्त करेगी, हुकूमत कहती है जब हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे हम इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर लाजमी बात है अपोजिशन करेगी। अगर अपोजिशन ने खरीदो फरोख्त करनी है तो इनके साथ क्यों तावन करेंगे? या सर एक बड़ा सवाल है ना, तावन तो उस सूरत में होता है कि जिस सूरत में एक ग्रुप ने, दोनों जो साइड्स हैं वो कहें कि जनाब हमने मिलकर इस चीज़ का खात्मा करना है, ये करप्शन ख़त्म करनी है, ये बदअनवानी ख़त्म करनी है, ये वोट की खरीदो फरोख्त ख़त्म करनी है, वोट का जो वोटिंग के लिए जो बाजार लगता है ना, जो अरकान असम्बली की बोलियाँ लगती हैं, इनको ख़त्म करना है, और पार्लियामेंट का वक़ार जो है, जो मजरू होता है उसको मजरू नहीं होने देना, उसका वक़ार की इज्जत बढ़ानी है। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती हैं, फिर जब ये चाहेंगे कि वोट को वाकई इज्जत दो तो फिर खरीदो फरोख्त ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे, मगर ऐसा होना नहीं। खान साहब जितना मर्जी जोर लगा ले, खान साहब अपनी कोशिश करने, अल्लाह करे ये कोशिश कामयाब हो जाए। देखिए कैसा सिलसिला है, अगर खान साहब ये कोशिश करते हैं, कोशिश कामयाब हो जाती है, तो उसका अपोजिशन को भी फ़ायदा है ना, उसका हर उस जमात को फ़ायदा है जिसको खदशा है कि उसके कबूतर उड़कर किसी और तरफ ना चले जाएं, उनके अरकान को कोई और ना ख़रीद ले। लेकिन होना क्या है कि चूँकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तय हो चुकी हैं। अभी मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, KPK बलूचिस्तान, ये 2 सूबे तो वो हैं जिनमें मामला तय हो चुके हैं। अब खदशा क्या, खान साहब ने ऐसे तो नहीं कहा कि फौरी तौर पर यह सब कुछ किया जाए। आज भी उनकी तकरीर जो है उसका टारगेट क्या था, इससे पहले भी क्या था, उनके लोग क्यों इस पे जोर दे रहे हैं, उनके इत्तेहादी क्यों इस पे जोर दे रहे हैं कि साहब इलेक्शन का रिजल्ट देख लें। सिंध के अंदर क्या हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में, अब उसके बावजूद वहाँ पे वोट किस तरह बिके, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी किस तरह सेनेट की सीटें ज़्यादा ले गई। क्या आपको नहीं पता बलोचिस्तान के अंदर कितने में क्या क्या बोली लगती है? KPK के अंदर खुद खान साहब की जमात के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर आप ले लें ना, आप सिंपल से पंजाब के अंदर आप ले लें कि ज़ुबैर गुल इलेक्शन हार गए। क्यों हार गए? सेकंड ऑप्शन वाले बंदा जो है उसको वोट किस तरह मिल गया? उन्हीं की पार्टी के अंदर से मिल गया। क्या पैसा चला, सिफारिश चली, नफरत चली, मोहब्बत चली, कुछ ना कुछ तो चला ना। तो ये इक़दामात अगर किए भी जाते हैं, और हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम बन जाए पाकिस्तान के अंदर कि शफाफ इंतखाबात हो, चाहे वो ज़िली हुकूमत के हों, डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे MNA हो, MP हो, सेनेट हो, किसी जगह की हो, ये शफाफ हो। लेकिन शफाफ इंतखाबात जो हैं कभी भी अच्छी क़यादत को मुयस्सर नहीं आते। अच्छी क़यादत के लिए शफाफ इंतखाबात जो है वो है तो ज़रूरी, लेकिन जो क़यादत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की, वो ये नहीं चाहते। ख्वाब तो देखा जा सकता है ना। देखिए यासर, मैं आपको फिर वो हो जाता है, असम्बली में शोर मच जाता है, सेनेट में शोर मच जाता है, हुकूमत भी नाराज़ हो जाती है और अपोजिशन भी नाराज़ हो जाती है। क्या 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ बलोचिस्तान के अंदर आवाज़ नहीं निकली? क्या 3 अरकान असम्बली ने कल, क्या 3 अरकान असम्बली ने कल ये बात नहीं की कि हमें 12 करोड़ रुपया जो है उसकी ऑफर हुई है? तो ये किसने की ऑफर? ये ऑफर करने वाला कौन था? वो क्यों कर रहा है? मतलब इलेक्शन के शेड्यूल आने से पहले ही बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं, मामला तय होने शुरू हो गए हैं, तो वज़ीर आज़म तो चीखेंगे।
एक नहीं, एक दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा चीखेंगे। और हर वो शख्स चीखेगा जिसे खदशा होगा कि जिस पार्लियामेंट को वो सबसे मुहज़्ज़ब बनाना चाहते हैं, सबसे ताकतवर बनाना चाहते हैं, सेनेट बहुत बड़ा एक अदारा होता है। और आप समझते हैं कि जहाँ पे कानून साजी हो, जहाँ पे खत्मी मंजूरी हो, और वहाँ पर ऐसे लोग आगे बैठ जाएं जिन्होंने पैसे से वोट खरीदा हो, और जो पैसे से वोट खरीद के आएगा वो इक़दामात होना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके लिए बहुत सी हर्डल्स हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उन्हें गुजारना पड़ता है। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में जब अपोजिशन की ज़रूरत है इस कानून को लाने में या इस बिल पे बात करने में, क्या अपोजिशन ताउन करेगी ऐसी सूरत हाल में कि जहां पे कौमी असेंबली के इजलास में स्पीकर को डिक्टेटर कह दिया जाए? तू मैं की सूरत हाल है। देखिए, अपोजिशन के ताउन की तो आपने 2.5 साल में सूरत हाल, पौने 3 साल में देख ली है। मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ से कोई आप उम्मीद रखनी चाहिए हुकूमत को। बुनियादी तौर पे ये जो पूरी मूव है, अगरचे बहुत अच्छी मूव है, वो मिसाक जमहूरियत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी वादा किया, इमरान खान साहब जिसका हवाला देते हैं। फिर इमरान खान साहब खुद बड़े दाई हैं इसके। पूरी कौम को पता है कि किस तरह से सेनेट के इलेक्शन होते हैं। रेट पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है राना साहब से, क्योंकि मुझे 2002 का पर्सनली पता है। एक बंदे को ठगा गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने ठगा था और कैसे ठगा था। उस वक्त 3 करोड़ रुपये रेट था। तो आजकल तो मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब तो होना चाहिए उस हिसाब से। तो वो ये मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन ताउन करेगी। लेकिन असल इशू इसमें ये है बुनियादी तौर पे कि ये इसकी जो टाइमिंग है ना, मैं उस पर बड़ा यानी कह लें कि शुक्र को शुबहात का शिकार हूँ, क्योंकि ये पीडीएम जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रही थी, आप देखें उस वक्त ये सारी मूवमेंट शुरू हुई। और इसका मकसद बुनियादी तौर पे शायद इतनी सिंसियरिटी मैं समझता हूँ नहीं है गवर्नमेंट के पार्ट पे भी। वो इसको एक पोलिटिकल गिमिक के तौर पर इस वक्त खेल रहे हैं। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपोजिशन को भी इसमें ताउन करना चाहिए। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होगी, उनको ये मुश्किलात कल को फेस करनी पड़ेगी। चौधरी सरवर साहब लाहौर से शहबाज शरीफ के होते हुए हुए थे सेनेटर, पता है सबको किस तरह से हुए थे। उनका ज़ाती असर और रसूख होगा, मैं कहता हूँ उन्होंने पैसे नहीं दिए। लेकिन ये होता है कि हमदर्दियाँ चेंज हो जाती हैं, लोग वोट देते हैं, पैसे तो बेतहाशा चलते हैं। सेनेटर गुलजार और उनके 2 बेटे, कोई भी जमात हो कुछ भी हो, वो हमेशा फाटा से मुंतखब होकर आ जाते थे। इसी तरह से सेनेटर तलहा कभी JUI भी नहीं रहे, उनको भी टिकट मिली। आजम स्वाति साहब JUI के टिकट पे आए, वो कभी JUI का हिस्सा नहीं थे, वो भी टिकट लेके आ गए। तो ये एक सिस्टम के अंदर ये बुनियादी तौर पे एक झोल, बहुत बड़ा झोल मौजूद है जो करप्शन की बुनियाद बनता है। और ये बात प्राइम मिनिस्टर की दुरुस्त है, जो बंदा 15-20 करोड़ 30 करोड़ या 40 करोड़ लगा के आएगा तो वो क्या बैठ के बड़े इखलास के साथ काम करेगा? यहाँ पे वो दिहाड़ी लगाने की बात है, जिसने पैसा खर्च किया दिहाड़ी तो वो लगाएगा। खबर साहब, आप क्या राय रखते हैं? राना साहब ने जिस तरह कहा कि इसमें तो अपोजिशन का भी फायदा है कि उनके जो अफराद हैं उनकी हमदर्दियां किसी और तरफ ना हो जाएं, तो अपोजिशन फिर इसमें रुकावट क्यों बन रही है? देखिए जी, पाकिस्तान में हमेशा सियासत बराए फरोख्त रही है। ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत का खात्मा हुआ है, तो अब खुलकर लोग खर्च करके आते हैं और फिर कमाते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सियासी जमातों ने कभी सियासी फसली बटेरों का रास्ता नहीं रोका। यही लोग आकर वो सोचते हैं कि हम एक बार आए हैं, फिर इसके बाद हमने नहीं आना, तो वो अपनी भाव ताव करते हैं और पैसे लेकर चलते बनते हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जब इमरान खान और हुकूमत ने ये कोशिश की है, भाव बढ़ गया है। सिंध में भी लोगों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं, और आप देखेंगे कि इसमें बलूचिस्तान में और सिंध में बड़े पैमाने पर पहले की तरह आपको चौंका देने वाली खबरें मिलेंगी, और ये जमातें करेंगी, और उसमें अपोजिशन किसी से पीछे नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप किसी मिसाक जमहूरियत पूरे जमहूरियत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए नहीं लाएंगे, और ऐसे लोग जो कमाने के लिए आते हैं और जो 10 लगा के 40 कमाते हैं, उनका रास्ता नहीं रोकेंगे, तो पाकिस्तान में सियासत बराए फरोख्त रहेगी। और हम इसी तरह इन पर तनकीद करते रहेंगे और बातें करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो ये तमाशा देखता रहेगा। पाकिस्तान का आम आदमी आज अपने सियासतदानों की तरफ देखता है तो वो शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन वो मजबूर है, सिस्टम के तहत वो जाता है इनके पीछे और जाकर ठप्पे लगा के आ जाता है ना। सिस्टम तब्दील करने की तो जरूरत है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? जैसा आज वजीर आज़म ने इशारा भी किया कि मुझे भी ऑफर हुई थी, आप नहीं समझते कोई ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दें, अपने अराकीन को कहें कि जो आपको ऑफर दे बाकायदा उसका नाम मेंशन करें मीडिया के ऊपर और बताएं कि इसने मुझे ऑफर की है? इस तरीके से भी तो आप दूसरे लोगों को दूर कर सकते हैं ना ऐसे इकदाम से।
एग्जैक्टली यासिर, जब आप कोई मिसाल देते हैं और स्पेशली उस मिसाल के पस मंज़र में आप चाहते हैं कि ये इस खराबी का खात्मा हो और बेहतरी का सफ़र शुरू हो, तो फिर डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों को, ऐसे किरदारों को बेनकाब करना पड़ेगा, किसी न किसी को एफर्ट करना पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ये आपको दाद देना पड़ेगी कि जब से मीडिया के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हुई, लोगों के अंदर शऊर बेदार हुआ, तो अब एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर एग्जिस्ट करता है कि जिस तरीके से बिलखसूस सेनेट के इलेक्शन के अंदर से इलेक्शन में मंडी लगती है, बोलियां लगती हैं, ये इस सिलसिले को डिस्करेज होना चाहिए। और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है कि जो 5 करोड़ 12 करोड़ या 50 करोड़ लगा के आएगा, वो वहाँ बैठ के या अपने मुख्तलिफ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा या उस अमाउंट को डबल करके रिकवर करने की कोशिश करेगा, जो कि जिससे फिर आवाम का मफाद मुतासर होता है। मामला ये है कि जब यही आवाज़ें उठी तो गुज़श्ता जो सेनेट इलेक्शन हुए थे 2018 में, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ये बहस हुई और मुख्तलिफ पार्टीज़ ने इस मामले के ऊपर एक्शन भी लिया कि हम उन किरदारों को बेनकाब करेंगे और तहकीकात करेंगे जिन्होंने पैसे का खेल खेला। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुअस्सर तरीके से ये काम नहीं किया गया। अब एक आईनी तरमीम की बात हो रही है, वक्त कम है और उस आईनी तरमीम के अंदर भी जो प्रपोज की गई है उसमें यह कहीं नहीं बताया जा रहा कि अगर कोई फर्द पार्टी डायरेक्शन के से हटकर वोट देता है, बिकता है, तो उसके खिलाफ सजा क्या होगी। एम्बिगुइटी है और उसके बाद पता है कि इस स्टेज के ऊपर कंसेंसस नहीं है, वो कंसेंसस जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर नहीं हो सका ओपन बैलेट के जरिए, तो आईनी तरमीम के जरिए से अपोजिशन कैसे करेगी। और स्पेशली इस वक्त जो अपोजिशन है जो हुकूमत को हर तरह से कमजोर करना चाहती है। आपकी अब तक की ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी तक जो प्रपोजल बनाया गया है उसके अंदर भी कुछ सुकम मौजूद है, वजाहत कुछ होनी चाहिए और अपनी दानिश में बेहतर फैसले होने चाहिए। भट्टी साहब मैं वापस आता हूं, एक इशू है तहरीक इंसाफ के नाराज अराकीन का, पंजाब में नाराज है, वज़ीर आला से उन्होंने मुलाकात नहीं की, स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की और कुछ इज़हार भी किया, लेकिन वज़ीर आला ने यकीन दहानी करवाई है कि हम इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करेंगे। तो आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में मूव किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, बेहतर इकदाम क्या होंगे, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, एक खुशाइंद बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह है कि नून लीग के जितने नाराज अराकीन है पंजाब में वो सीधे जाते हैं, मिलते हैं वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन आपके अपने जो नाराज अराकीन है वो वज़ीर आला के पास नहीं जाते, वो स्पीकर साहब के पास चले जाते हैं। आपके इत्तेहादी हैं, दस्ते शफकत भी उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अपने अराकीन को तो पहले मुतमईन कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह से एक जमहूरी जमात है जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी में होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, हर इलाके के डिफरेंट मसाइल हैं, लोगों में नजरियात का, लोगों में आइडियोलॉजी का, लोगों में किसी इशू पर इख्तलाफ राय हो जाता है। मैं समझता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन इत्तेहादियों में से हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है, वो चीजों को बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक टीम पर किस तरह का है, हमने अभी तक अपने किसी साथी, किसी दोस्त को ना तो ये है कि कोई रूठने दिया है, ना कोशिश ये की है कि खुदा ना खासा अगर कोई रूठा है तो हम जान छुड़वाएं। हमें आप PMLN के उन अराकीन से अगर मुशाबे देंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। PMLN की जो मकामी लीडरशिप है उसमें अब बगावत बहुत ज्यादा है। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उन अराकीन असम्बली को इज्जत दी, एहतराम दी जो अपने इलाकों के इज्तिमाई कामों के हवाले से नदीम कुरैशी साहब, आपने एहतराम दिया, उन्हें जो किया, आपकी पार्टी है, ये आपकी पार्टी की अच्छी बात है। ये बताएं, आप मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से मिल रहे हैं, तो आपका अपना शख्स, और वो है भी बुज़दार साहब के बिल्कुल उसी हल्के के, एक हल्के के बुज़दार साहब हैं, दूसरे हल्के के वो हैं, आप भी मुल्तान से हैं, तो ये बता दें कि उसको मनाने में इतनी दिक्कत क्यों है? क्या उसको मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोशिश करेंगे, वो बुलाएंगे, या किस तरीके से ये मामला हल होगा? हाँ साहब, एक अर्ज करूं मैं आपको, मैं खुद भी रुकने असेंबली हूं, मैं भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब के उन दोस्तों में हूं जिनका ताल्लुक उनसे उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बना। मैं आज भी इस बात पर कायल हूं कि उस्मान बुज़दार से बेहतर दोस्तों को साथ लेके चलने वाला कोई शख्स नहीं हो सकता। उस्मान बुज़दार के मिजाज में हम आपके इस बात से इंकारी नहीं है, हम यही पूछ रहे हैं, आपने अराकीन को कब मनाएंगे? ये ना हो किसी इलेक्शन में जिस चीज का खदशा आप जिस इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि नून लीग के बंदे आपके साथ आ जाएंगे या कोई ऐसा हो जाएगा, ये ना हो कि आप ही के किसी और की तरफ चले जाएं।
राना साहब, पहली बात यह है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं वो खुद अपनी ख्वाहिश पर चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिल रहे हैं और उनको मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे के वजीर आला हैं। जब नून लीग के अरकान ये देख रहे हैं कि उनकी लीडरशिप बजाय अवामी मसाइल के अपनी जात के इशूज की तरफ घूम रही है, जब वो ये देखते हैं कि बजट इजलास जैसे अहम सेशन में बजाय पंजाब की गवर्नमेंट को तजावीज दी जाए 12 करोड़ के सूबे को आगे लेके जाने के लिए अपने तजर्बे की बुनियाद पर पीएमएलएन की लीडरशिप को तजवीज कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके जो अरकान है जो स्पीकर साहब से राब्ते में है, उन्हें कोई शख्सी मसाइल है बुज़दार साहब के साथ, अवामी मसाइल नहीं है? देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी हमारे मेरे लिए बड़े मोहतरम है, बड़े भाइयों की तरह से हैं। वो पहले भी असेंबली का हिस्सा रहे हैं। उनके हल्के में भी पाकिस्तान की तारीख में आप ये कैमरा ले, अपना बाइक ले, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। उनका जो सूबाई हल्का है 3 अरब रुपए से ज्यादा के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। होता यह है कि हमारे यहाँ एक रुझान है कि हमारा दोस्त अगर फेल हो जाए तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता जितना दुख उसके फर्स्ट आने पे हो जाता है। मैं ये बड़ी मजबूरी में ये बात कर रहा हूँ। सरदार उस्मान बुज़दार की सूरत में जनूबी पंजाब के लोगों के लिए पहली बार तरक्की के रास्ते खुले हैं। अब अपने जाती इशूज को मीडिया पर लाना, पार्लिमानी पार्टी में मौजूद ना होना और कोशिश के बावजूद चीजों को हाइप क्रिएट देना, ये जाती मकासद के अलावा और कुछ भी नहीं है। कौन सा ऐसा इशू है जो किसी भी शख्स का बैठकर हल नहीं हो सकता? मुझे मतलब कौन सी ये किताब में लिखा है कि मैं अपनी पार्टी को विद इन द पार्टी इशू हल करने की आपको ये लगता है कि इस वक्त जाती मसाइल जो है वो डिस्कस नहीं होने चाहिए, हल्के के मसाइल हैं तो वो डिस्कस होने चाहिए, लेकिन ये भी तो सोचना होगा कितने साथी जाती मसाइल लेकर दूसरे लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो आपके इत्तेहादी हैं, तो फिर ऑपोजिशन इसका फायदा तो जरूर उठाएगी। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रॉडशीट केस का कुछ नतीजा निकले ना निकले, लेकिन ब्रॉडशीट केस आने के बाद बहुत से सवालात उठने लगे और बहुत सी गलतियां और कोताहियां हुकूमतों को दिखाई देने लगीं और आइंदा के लिए बेहतर इकदामात पर गौर किया जाने लगा। विफाकी काबीना के इजलास में यह बात हुई कि हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत से केसेस हारे हैं, उसकी मद में पेमेंट्स भी की हैं। केस हारने की बुनियादी वजह क्या है, इस पर भी सवाल उठा। फिर यह बात हुई कि जो अदायगियां हुई किस ज़िमन में की गई, कितनी की गई, कितने डॉलर्स भेजे गए और किन किन अदवारों में भेजे गए, इस पर भी बात हुई। इसको लेकर फैसला क्या हुआ है, ये भट्टी साहब से जानेंगे। भट्टी साहब, वजीर आजम खान साहब गैर मुल्की बहुत से शहरों में जो केसेस थे, इदारों के केसेस थे, और जब से केसेस ये चल रहे हैं उनकी तहकीकात का मुतालबा किया गया है, तो इस ज़िमन में जो अब तक की पेमेंट्स गई हैं उस हवाले से क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम क्या होगी? यासिर, देखिए, ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर जो अब तक सिनेरियो सामने आया है उससे आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार मजरू हुआ है। कुछ लोगों की मुबैना गफलत या उनकी वीक स्ट्रेटजी की वजह से प्राइम मिनिस्टर बरहम है, कुछ और मुल्की अहम शख्सियात भी इस मामले पर बरहम है। एक जानिब तो ब्रॉडशीट के हवाले से तहकीकात करने के लिए एक कमीशन कायम हो चुका है जिसकी TORs भी अप्रूव हो चुकी हैं। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक और इस मामले का नोटिस लिया कि मुख्तलिफ और केसेस जो पाकिस्तान से बाहर आलमी अदालतों में इस वक्त जारी हैं या कंक्लूड हो चुके हैं, वहाँ पर उन बताया गया कि इन केसेस को कंटेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में जो खिदमात हासिल की गई, वकला की खिदमात हासिल की गई, अब तक पाकिस्तान 10 अरब रुपए से ज़ायद रकम उनको फीसों की मद में अदा कर चुका है। बाकी अखराजात अलग हैं। फिर मामला यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि वफाकी वजीर कानून ने कबीना इजलास के अंदर यह मामला उठाया कि मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी कंपनियां, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मुख्तलिफ लीगल कंपनीज की खिदमात हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ कोर्ट्स में केस कंटेस्ट करने के लिए खिदमात हासिल करते हैं। उनको भी सालाना करोड़ों रुपए एक कंपनी फीसें अदा करती है और अरबों रुपए का सालाना इंपैक्ट होता है मुख्तलिफ कंपनीज का, जो कि अल्टीमेटली कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ता है, चूंकि वो उन कंपनियों की कस्टोडियन वफाकी हुकूमत है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इख्तियारात हैं इनके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए। अब इस बात का फैसला तो कर लिया गया है कि हमें इस मकसद को हल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करनी है। वजारत कानून, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस मामले को इंडोर्स किया है। चूंकि मामला यह है कि बहुत सी कंपनीज के अंदर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं तो वो
एक कंपनी को अंदर, एक बोर्ड के अंदर मौजूद शख्स मुख्तलिफ लीगल फर्म्स को हायर करने के लिए अपना रोल प्ले करता, नेपोटिज्म होती है। अब रिसेंटली अगर हम बात करें, OJDCL का नया बोर्ड बना है जहां पर उसकी कंपोजिशन के ऊपर भी बहुत से सवालात उठे हैं। खालिद सिराज साहब को लाया गया है, अकबर अयूब साहब को लाया गया है, और खालिद सिराज साहब की बात हो रही कि वो चेयरमैन बनेंगे। ये दोनों जो साहब हैं पाकिस्तान की एक निजी कंपनी के साथ तवील अरसे वाबस्ता रहे हैं, एक मिनिस्टर के साथ भी इनका करीबी रिलेशन है। उसके पर सवालात उठ रहे हैं कि जब एक जानी प्राइम मिनिस्टर इस टाइप की एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर वही लोग जो एक कंपनी के अंदर जिनका इन्फ्लुएंस है, वो एक पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी में आ रहे हैं, वहां पर वो बैठ के जिस किस्म का अपना रोल प्ले करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काविशों को धचका पहुंचता है। खालिद सिराज साहब ड्यूल नेशनल हैं, कनाडा में सेटल रहते हैं, जिससे पहले अभी गए हैं। कमर जवेद शरीफ साहब जो कि साहब चेयरमैन OJDCL रहे हैं, वो भी बैरून मुल्क सेटल थे, उनके खिलाफ ज़ाब्ता एयर टिकट्स हासिल करते रहे और बेशुमार उन्हें अखराजात उनके उठाना पड़े। अब वही प्रैक्टिस दोबारा होने का खदशा है। वफाकी वजीर कानून ने इस बात को इंडोर्स किया है कि अगरचे की कंपनियों की खुद मुख्तारी को हम मुतासिर नहीं करते, लेकिन बहुत से मामलात के अंदर वफाकी जब मामलात लिटिगेशन में जाते हैं, वहां पे फरीक बनाया जाता है वफाकी हुकूमत को, पैसा वफाकी हुकूमत का लगता है। तो लिहाजा अब कोई भी ऐसी स्टेज होगी, कोई भी कंपनी, वो कोई रेगुलेटर है, कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जब वो इस किस्म का कोई इनिशिएटिव लेना जाएगी, एक पैनल बनाएगी, पैनल बनाने के बाद वजारत कानून को भेजेगी, वजारत कानून 10 दिन के अंदर उसका जवाब देगी कि आप ये सूटेबल है, ये यानी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये केस आगे पुट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। राना साहब, जब सवाल उठे वफाकी काबीना के इजलास में कि हमें बहुत से केसेस हारने के बाद हमारे मुल्क की साख मजरू हुई है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आपको क्या लगता है कि प्रोसिक्यूशन को किस हद तक बेहतर बनाने का आज़म रखते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म तो चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन बेहतरीन हो जाए, प्रोसिक्यूशन सेक्शन बेहतरीन हो जाए, वो तमाम केसेस जो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं हम जीतें। अब मेरे इतला के मुताबिक तो अब ये भी फैसला हो चुका है कि ये देखा जाए, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में या साबका दौर में जो बड़े अहम केसेस थे जिन पर अरबों रुपए खर्च हुए, पाकिस्तान उन तमाम केसेस को जीत सकता था। अगर तमाम को जीत नहीं सकता था तो उसमें से अक्सरियत केसेस को जीता जा सकता था। मगर वो केस क्यों हारे गए? क्या प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी? क्या चोर और चौकीदार आपस में मिल गए थे? क्या जानबूझकर वहां पर नाकस हिकमत अमली इख्तियार की गई? क्या जानबूझकर उस केस को कमज़ोर किया गया और किसी और को फ़ायदा बचाया गया, हुकूमत के साथ भी हाथ किया गया और किसी और को फायदा बचाया गया, यानी दो इतराफ से पैसे वसूल किए गए? तो इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। केस की 1 to 1 एक एक करके तमाम केसेस की स्टडी की जा रही है। उसमें यह भी देखा जा रहा है कौन सी लॉ फर्म थी, फिर उन लॉ फर्म के जो अफराद थे अब उनका राब्ता किनके साथ है, वहां पर केस हारने की वजूहात क्या बनी, केस कमज़ोर होने की वजूहात क्या बनी, ये सारी चीज़ें जो है ना यासर वो देखी जा रही है। और मेरी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिनों में इस पर बड़ा काम होगा। अगर हुकूमत के दरमियान में बैठे हुए लोग, हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म को गुमराह ना कर, उन्होंने गुमराह ना किया, यानी वज़ीर आज़म को किसी और तरफ ना कर दिया, तो आप ज़हन में रखिएगा कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे केसेस के हवाले से चीज़ें सामने आएंगी कि जिसमें यह पता चलेगा कि प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी वो किसी और तरफ जा रही थी। के हवाले से फैसला किया जाएगा, शफाफियत किस तरीके से बरकरार रखी जानी है। राव साहब, आपको भी कमेंट इस पर चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोसिक्यूशन के साथ साथ मुल्की सतह पर जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुकदमे सरकार की मुद्दत में, सरकारी इदारों की मुद्दत में दर्ज किए जाते हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन भी बेहतर नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, ख़राबी जो है आपके इंसाफ के हसूल में बुनियादी तौर पे वो यहीं से तो शुरू होती है। जब स्टेट किसी चीज़ में अगर ज़िम्मेदारी सिटीजन्स की ज़िम्मेदारी स्टेट के ऊपर है, जहाँ पे स्टेट जब आ जाती है तो वो फिर उसके जो हकूक़ है आवाम के और जो स्टेट के फ़राइज़ हैं वो जब तक ऑनेस्टली अदा नहीं होंगे तो फिर इंसाफ का जनाजा ही निकलेगा। और क्या होगा यहाँ पे हमारे यहाँ ये बहुत सीरियस नैब के केसेस में आप देख लें, प्रोसिक्यूशन के हवाले से कितने सवालात उठाए जाते हैं। ये जितने मुजरिम हैं लोगों को पता है कि किन लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है, वो बढ़के लगाते फिरते हैं क्योंकि आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती या कंप्रोमाइज़ कर जाती है। अब ब्रॉडशीट पे फारूक आजम साहब का जब आप किस्सा सुनेंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं उस पर बोलना चाहता क्योंकि मैं मियां नवाज शरीफ का पूरा केस मैंने कवर किया था अडयाला जो वो अटक फोर्ट में जो उनके ट्रायल हुआ था, किस तरह से उन्होंने सैफुर रहमान को उस केस में से निकाला। हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही होती थी, चीज़ें चल रही होती थी। हालांकि जज बहुत अच्छे थे उस वक्त जिन्होंने वो ट्रायल किया था और जो उनकी जजमेंट थी वो लैंडमार्क जजमेंट थी। वो हेलीकॉप्टर के केस में उन्होंने सैफुर रहमान को निकाल दिया क्योंकि फारूक आजम साहब उनको निकालना चाहते थे उसमें से। तो ये हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का ये अलमिया रहा है। और आप देख लें इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कलभूषण का केस देख लें,
किस तरह चल रहा था जब तक आपका वकील सही आया, वकील किस तरह उसने टर्न लिया, एकदम से पूरा केस आपकी फेवर में चला गया। इस तरह इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जमात अली शाह साहब के बारे में इल्जाम है, उन्होंने बहुत आपका केस खराब किया है भारत, जिसकी वजह से चुनाव के हवाले से भी जांच पड़ताल बेहतर होनी चाहिए, चुनाव बेहतर होना चाहिए, फिर मैकेनिज्म बेहतर हो, फिर प्रोसिक्यूशन बेहतर हो, तो तभी इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महकमा खजाना सिंध का पेंशन स्कैंडल, जो करप्शन केस था वो अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जाली अकाउंट से मुंतकलियां हुई गैर मुमालिक में और वहां पर पैसे भेजे गए, जाली बैंक अकाउंट से ये जो पैसे भेजे गए, किसने भिजवाए, किसके थ्रू गए, या किसकी मर्जी के साथ ये पैसे वहां पर भेजे गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है। इस हवाले से डेवलपमेंट क्या हुई है, इंकशाफात क्या हुए, ये सईद खावर साहब से जानेंगे। खावर साहब, 9 जाली अकाउंट्स ऐसे हैं जो पॉइंट आउट किए गए हैं अब से दोबारा। अब इतने जाली अकाउंट्स हैं, पता नहीं चलता ये किस तरीके से एक अकाउंट से दूसरे से तीसरे, तो इसका इंकशाफ, अब नवी डेवलपमेंट क्या है आपकी नजर में? या सर, ये नैब ने एक बहुत बड़ा खोज लगाया है और एक महकमा खजाना का करप्शन स्कैंडल पकड़ा है जो पेंशन से के हवाले से है। ये 2012 से 2017 के दरमियान 5 सालों में जो है वो कोई 79 इस वक्त तक 79 जो है ना केस पकड़े जा चुके हैं। पहले जो 70 केस पकड़े गए थे उसमें 2 अरब रुपए का चूना कौमी खजाने को लगाया गया था, लेकिन ये जो अब 9 केस पकड़े गए हैं इनमें अब 8 अरब मजीद बढ़ के 10 अरब का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। ये दरअसल एक बिलवास्ता समझ लें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर केस है कि उनके करीबी साथियों तक इसके डांडे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआ ये कि इसकी अनोखा केस है। इसमें यह हुआ कि पहले तो पेंशनर्स की जाली आईडीज़ बनाई गई, फिर उसके बाद ये किया गया कि उन जाली आईडीज़ से पेंशनर्स की रकूम जो है और उनके बिल्स जो हैं वो जाली अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए, और फिर उसके बाद वो अकाउंट्स, उन अकाउंट से बाज लोगों के जाती अकाउंट्स में एक बाजारी सिस्टम अभी तक कितने किरदार सामने आए हैं? ये मैं इसमें नाम दिए हैं, मैंने कोई 12 के करीब बंदों को बुलाया था, जिनमें से 1-2 गए हैं, बाजारी खानदान में से कोई नहीं गया, लेकिन 30 और लोगों को नोटिस दे चुकी है नैब, और इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि सिंध से आपको बहुत बड़ा स्कैंडल मिलेगा जिसमें बहुत बड़ी रिकवरियां भी हो सकती हैं। ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर हैं हमारे बाजारी साहब, नवीद बाजारी साहब, ये एक महकमा जंगलात के अफसर हैं और वज़ीर आला सिंध के करीब समझे जाते हैं। सलीम बाजारी उनके करीबी रिश्तेदार हैं, और ये सलीम, दरअसल ये केस जो है सलीम बाजारी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और आने वाले दिनों में आपको इसके हवाले से बहुत और खबरें मिलेंगी। यानी माजी में होता यह था कि घोष मुलाजमीन भर्ती किए जाते थे, उनके नाम सामने आते थे और उनको जो रकम थी वो मुंतकिल की जाती थी, लेकिन अब पेंशनर्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं। जिद्दत पसंदी के साथ साथ करप्शन करने वाले भी जिद्दत पसंदी की तरफ रागिब हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि मुल्क के अंदर शफाफियत आए, ऐसे किरदार बेनकाब हो। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि अगर बैठकों के अंदर ही बैठकर सब फैसले करने हैं तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद क्या था, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, तमाम फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म में ही किए जाएंगे। इसी ज़िमन में नवाज शरीफ साहब से उनसे दोबारा राब्ता हुआ है और नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या यकीन दहानी करवाई है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, नए राब्ते में फिर से वही कहा गया कि मौलाना साहब आपके ही साथ हैं, आपको ही समझाया गया है, आप ही बताएंगे सबको, आप बड़े हैं, आप ही के साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ जी। आज मियां नवाज शरीफ का जो है पाकिस्तान के अंदर 5 सियासी शख्सियात से राब्ते हुए हैं। सबसे पहले और सबसे लंबा राब्ता जो है, जो फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है, वो ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नाला थे और आपको पता है 2-3 दिन से वो बिल्कुल उनके साथी जो है वो बरबला इजहार कर रहे थे और मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उस तरह ललकार नहीं थी जो मौलाना साहब की होती है।
तो जिस पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मौलाना साहब अचानक कोई ऐसा बयान ना दे जिससे पूरा सिनेरियो ही तब्दील हो जाए और कुछ मामला ख़राब हो जाए, जिस पर आज मियां नवाज शरीफ ने मौलाना से बात की और मौलाना फजलुर रहमान को यह कहा गया है, ये मैं आपको इसकी तस्दीक मुझे मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम शख्स ने की जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है। उसने कहा आज हमने मौलाना साहब को मना लिया है। मौलाना साहब को ये कहा गया कि मौलाना साहब आप लीड कर रहे हैं, जो आप कहेंगे कोई और आपके साथ चले ना चले। मुस्लिम लीग नून और 3 अपोजिशन जमातें हैं जिनकी गारंटी दी मियां नवाज शरीफ ने, फिर मियां नवाज शरीफ ने उन 3 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से बाकायदा फ़ोन पर बात भी की और उसके बाद दोबारा मौलाना साहब को बताया गया और मौलाना साहब को कहा कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मौलाना साहब को ये यकीन दहानी कराई गई है कि मौलाना साहब आप 4 फरवरी को जब इजलास तो आपका होगा तो उस इजलास में आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से और दीगर 3 और जमातें हैं उनकी तरफ से आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आप कहेंगे वही होगा। मौलाना साहब मान गए, मौलाना साहब उनकी बातों में आ गए। मौलाना साहब ने कहा जी ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मियाँ साहब हम नहीं आप भी दोबारा पार्लियामेंट में होंगे। ये लफ्ज़ अदा किया गया, सिर्फ हम नहीं आप भी पार्लियामेंट में होंगे, हम ऐसा माहौल बना देंगे, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे। देखिए मियाँ नवाज शरीफ को अपना लालच है, मौलाना साहब को अपना लालच है और दोनों जो हैं अपने अपने हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। मौलाना नाराज़ हो गए थे, नवाज शरीफ ने आज उन्हें मनाया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की आज महमूद अचगज़ई से बात हुई है, अख्तर बेंगल से भी बात हुई है और ANP के भी अहम शख्सियत से बात हुई है। असफ अली जरदारी को सिर्फ आज उन्होंने फ़ोन करके मुबारकबाद दी है, कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं की और उनकी बेटी की शादी पर बाकायदा मुबारकबाद दी है। इस पर मैं राव साहब के कमेंट लेना चाहूँगा। राव साहब, मोहल्ले में अगर कोई शादी हो ना तो वो घर वाले जो हैं वो मोहल्ले के चौधरी को भी बुला लेते हैं ताकि बताने के लिए कि हमारा चौधरी के साथ राब्ता अच्छा है। जब चौधरियों के घर में शादी हो रही हो तो एक चौधरी को आपने इन्विटेशन भेज दिया, दूसरे को भेजा नहीं, तो आवाम को पैगाम क्या देंगे? देखिए ये सियासी दावतनामे जो थे ये कहीं पहुँचे कहीं नहीं पहुँचे, ये मैसेजिंग होती है बुनियादी तौर पे कि किस तरह से मामलात चल रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें तय पा रही हैं। मौलाना साहब का जो बुनियादी मसला मुझे समझ आ रहा है, एक तो मैं ये बड़ा यानी तज़िये के तौर पे कह सकता हूँ कि मौलाना ने जो आज़ादी मार्च किया था और जो ये PDM की मूवमेंट चली थी वो एक लिहाज से सक्सेसफुल रही है। आज़ादी मार्च का जो मकसद था वो भी हासिल हुआ, मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए। अब ये PDM की जो मूव पूरी चली उसके नतीजे में जो रियायत सुनने में आ रही हैं, मिलने जा रही हैं पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी साहब के केसेस के ट्रांसफ़र की बहुत जब बात चल रही है, हमने 2 हफ्ते पहले जिक्र किया था कि वो उनके केसेस ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हो रही है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन जाहिर है अगर गवर्नमेंट वही प्रोसिक्यूशन की बात आ जाती है, गवर्नमेंट अगर ढीले ढाले जवाब देगी या कह देगी हमें कोई इतराज़ नहीं है तो वो केस कराची चले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑप्शन नहीं होगी कि वो ज़बरदस्ती कहे कि जी नहीं गवर्नमेंट तो चाह रही है जाएँ लेकिन ये ना, तो वो उस लिहाज से सक्सेसफुल रही है। अब उसमें से मसला क्या है, मियाँ साहब को रिलीफ मिल गया, मरियम की हद तक नहीं मिला, मे बी वो भी किसी स्टेज पे मिल जाए, लेकिन आसिफ जरदारी साहब को रिलीफ मिल गया। मौलाना साहब के केसेस खुलते जा रहे हैं नैब में, तो वो मौलाना साहब का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि भाईजान आपको तो मेरी तहरीक के नतीजे में ये इतने रियायत मिल चुकी हैं, तो मुझे अगर नैब ने अंदर डाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से वो अपने कंसर्न शो कर रहे हैं या उन्होंने बात की होगी, यकीनन की होगी, और उनको तसल्ली दी गई होगी कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपको भी जेल नहीं जाने देंगे, या अगर गए तो जिस तरह हम निकले हैं आपको भी हम निकलवा लेंगे किसी न किसी तरीके। बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है फोकस इस बात पे मेरे तज़िये के मुताबिक होना चाहिए। अब राना साहब की इंफॉर्मेशन इनके पास बहुत अच्छी होती है, यकीनन होगी, लेकिन मेरा खबर साहब आप आम आदमी के तौर पे जो तज़िया है वो यही है कि मौलाना साहब को अपनी फिक्र पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा खबर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ऐसी ही बात हो गई जैसा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राव साहब, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी मौलाना का? मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें ज़्यादा फ़ायदे उठाने में कामयाब रही है। ख़ास तौर पे मौलाना इस सियासी निज़ाम को तलपट करने के दरपे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुश असलूबी से अब मफादात अपनी तरफ समेटे और मौलाना को सियासी तनाई की तरफ धकेल दिया है। कोशिशें और PDM की क़यादत उनके पास थी, उन्होंने बहुत अच्छे शार्ट्स खेले, वो करते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस सियासी निज़ाम को तलपट करने के हक़ में नहीं है। और यही वजह है कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे, हम ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में 1 सीट जीती है, आने वाली 2-4 सीटें और भी जीत लेंगे। और
जब इलेक्शन हो रहे होंगे सेनेट के तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बाद अगर फायदा उठाने वाली जमात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त सियासी आइसोलेशन का शिकार है, का साथ उस तरीके से नहीं देगी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि आप ये देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मौलाना के बारे में माजी में क्या बातें करते रहे हैं, बाकायदा तौर पे ये करप्शन की बातें नहीं होती रही कि हम इनके खिलाफ घेरा तंग करेंगे। अब पिछले कुछ अरसे से उनके जब अपने दरीना साथी चले गए इलेक्शन कमीशन में, तो अब वो जो बातें हो रही हैं वो यही है कि घेरा इनके खिलाफ तंग होगा। आपको कितना घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है? यासिर, बदकिस्मती के साथ जब सियासत मफादात का ज़रिया बन चुकी हो और मफादात के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, तो फिर ऐसे होते कोई किसी बात की वक़्त नहीं होती। और ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है जरदारी साहब का इस मामले में सबसे ज़्यादा तवील है कि वो जो कमिटमेंट करते हैं अपने मफाद के लिए, अपनी कही की बात से वो इनहराफ कर जाते हैं। जितना इस वक्त तक वो फ़ायदा उठा चुके हैं, अगर हम सिर्फ फ़ायदे की बात करें तो सबसे जो संगीन केसेस थे करप्शन के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी क़यादत पर थे, जिनके अंदरूनी मुल्क करप्शन के केसेस थे, जिनके सबूत, ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं, जिसमें वादा माफ गवाहान मौजूद हैं। वो आखिरी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि अगर हम अपने केसेस सिंध ले जाने, कराची ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर हम अपना कोई जंतर मंतर पढ़ के अपने मामलात को हल कर लेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी पीपल्स पार्टी के लिए, उन्होंने इस पीडीएम के कवर के अंदर अपने लिए एक सेफ और कंफर्ट जोन ज़रूर क्रिएट कर लिया है। ताहम उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, उनका कॉन्फिडेंस आपको आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग अमेरिका में भी मुतहरिक हो चुके हैं अपनी लॉबिंग के हवाले से। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली उनकी बाइडेन इंतजामिया के साथ खास की तरह आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लॉबिंग इस वक्त कर चुकी है और इसके साथ साथ अपने मकासद हासिल कर चुकी है, तो वो क्यों इनकी जंग में कूदेगी? बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब और सईद खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे जाली हाउसिंग सोसाइटीज पर। हमारे साथ राना अजीम मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जाली हाउसिंग सोसाइटीज जो है ये एक पूरा गोरख धंधा है, इनको माफिया सपोर्ट करता है। ये किस तरीके से जाली हाउसिंग सोसाइटीज बनाते थे और लोगों में प्लॉट तकसीम कर दिया करते थे और उसके साथ साथ फॉर्म के नाम पर भी लोगों को लूटते रहे हैं। अब तक कितने अनासर ऐसे हैं जो मंजर आम पे आ चुके हैं और कितनों के खिलाफ तहकीकात जारी है? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए जो जालसाजी की गई, अरबों रुपए कमाए गए, लोग बाहर भी चले गए हैं, तहकीकात बहुत अरसे से हो रही थी, लेकिन अब तहकीकात का नतीजा क्या निकला? देखिए, जो तहकीकात का नतीजा निकला है कि एक बहुत खौफनाक लिस्ट तैयार हुई है, बाकायदा उसमें 80% हाउसिंग सोसाइटियों में, बता रहा हूँ 80% हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुताबिक लिखा गया है कि इन 80% हाउसिंग सोसाइटी जो हैं इसमें किस तरह जालसाजी हुई। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, बल्कि लिखा गया है कि 51 लाख लोगों को लूटा गया, उनसे पैसे लिए गए, उनको प्लॉट नहीं दिए गए। फिर लिखा जहां जरी रकबा था, ग्रीन लैंड जिसे कहते हैं, उस पर सोसाइटियां किस तरह बनी, किस तरह एलडीए, किस तरह दीगर अदारों के जो लोग थे वो इनके साथ मिले हुए थे। एक तरफ इनको नोटिस जारी करते थे, दूसरी तरफ इनको हदायत करते थे आप काम करते जाएं, हम नोटिस जारी करेंगे, हम अखबार में इश्तिहार देंगे, हम चला देंगे कि जनाब ये हाउसिंग सोसाइटियां एलडीए से या किसी और से मंजूर नहीं, बिल्कुल कागजी कार्रवाई। फिर उसके बाद होता क्या, रिपोर्ट में यह बड़ा इंकशाफ आता है कि जी एक बाकायदा ये जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं ये बाकायदा एक अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, ये भी बाकायदा अपनी एक तंजीम बना लेते हैं कि अर्बन डेवलपर्स के नाम से या किसी नाम से भी ना, ये एक इनकी तंजीम बन जाती है डेवलपर्स की। डेवलपर जो तंजीम बनती है वो आपस में बैठ के फिर ये भी फैसला करते हैं कि हुकूमत जो है उसको हम दें थोड़ा थोड़ा फंड, हुकूमत की किसी भी स्कीम में जाएं, सियासी लोगों को पकड़ें, उनके फंडिंग करें, उनकी सियासी जमातों पे फंडिंग करें, हुकूमत की फंडिंग मुहिम में कोई ना कोई उनका साथ दें, चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ताकि हमारे ताने बाने जो हैं वो उनके साथ मिल जाएं और फिर हमें कोई तंग ना करे। उसके बाद कहा जाता है कि 1 नहीं 2 नहीं 20 लाख पाकिस्तानी, 51 लाख वो जिनके साथ धोखा हुआ, 20 लाख ऐसे पाकिस्तानी ओवरसीज हैं कि जिनको आज के दिन तक प्लॉट मिल ही नहीं सके। ये 20 लाख बहुत बड़ी तादाद है, ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से। ये एक्शन भी ओवरसीज की ही वजह से शुरू हुआ जी, लेकिन मजे वाली बात है जिन ओवरसीज की वजह से एक्शन शुरू हुआ है, रिपोर्टें बनी है, उनमें से आज तक किसी ओवरसीज को प्लॉट नहीं मिल सका, एक को नहीं मिल सका, एक का कब्जा वापस नहीं हो सकेगा, नहीं नजर आ रहा। इसलिए नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त जो रिपोर्ट है
उसमें सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसमें तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो बहुत से हाउसिंग सोसाइटीज चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा पेड, ये लफ्ज़ लिखा गया, पेड जर्नलिस्ट रखे हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि जहाँ जितने पैसे वो सरकारी मुलाजमीन को देते हैं उतने सहाफ़ियों को भी देते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि पटवारी उनकी मर्जी से लगते हैं, कानूनगो उनकी मर्जी से लगते हैं, SHO उनकी मर्जी से लगते हैं, ज़री रकबा उनके कब्जे में है, हुकूमत नहीं छुड़ा सकी। ये तो रिपोर्ट है, एक्शन क्या है? कोई एक्शन नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक्शन नहीं होगा। हाँ, अब ये ज़रूर है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी हुआ है। अगर उस हुक्मनामे के मुताबिक काम हुआ तो फिर बहुत से नाम, बड़े बड़े मारूफ लोग जो हैं वो शिकंजे में आएंगे। यानी अदालती फैसले पर अगर अमल दरामद होता है फिर शिकंजे में आ सकते हैं। अगर हुकूमती सतह पर हो तो माफिया बहुत बड़ा है, माफिया को किस तरीके से टैकल करेंगे? 2.5 साल से तो मौजूदा हुकूमत कर रही है। या सर मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मैं अगर चैनल पे वो लिस्ट चला दूं टीवी पे तो सब किस किस का नाम लेंगे? मैं वही कह रहा, किस तो चीखो पुकार शुरू हो जाएगी और फिर बहुत से लोग तो कहेंगे जनाब ये होना नहीं चाहिए। हम तो ख्वाहिश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं मुल्क में बेहतरी आए। इस तरह का जो गोरख धंधा चल रहा था, जो लेन देन था, ये जो गैर कानूनी मारधाड़ है, अवाम से आपने पैसा कमाया, वो जिनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो सारी खर्च कर दी आपने और आप खा पी के हड़प करके खुद बाहर निकल गए। आपका एहतसाब तो होना चाहिए, आज नहीं तो बरोज़े महशर तो होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली में बिगड़ते हालात के से। लाल किले के वाक़े के बाद दिल्ली में इस वक्त जो सिखों का एहतजाज है उसको लेकर भी बहुत से खतरात हैं। पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी धावा बोलने का वो इंदिया दे चुका है। तो इस हवाले से दिल्ली पुलिस और भारतीय हुकूमत इकदाम क्या कर रही है, सोच विचार क्या करिए, राणा साहब से जानेंगे। राणा साहब, क्या क्यों फिर से प्रोपेगेंडा सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल सोचा जा रहा था यासर। एक जो आज धमाका इस कहा गया ना कि इसराइल के सफारत खाने के बाद धमाका हुआ और उसके बाद मामूली साख्त का और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई फलांग, ये भी सिखों के मुजाहरे को, सिखों के धरने को, सिखों के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए एक साजिश हुई है। और ये साजिश खुद, ये किसी और ने नहीं की, ये साजिश खुद इंडियन एजेंसीज जो हैं, राज जो है, उन्होंने तैयार की है ताकि एक ड्रामा किया जाए। मुझे बताएं जिस जगह पे ये धमाका बताया गया, मैसेकेयर करने के लिए यानी कत्लेआम करने के लिए एक जवाज रखा जाएगा कि बैनुल अक़वामी सतह पे हमारी साख मजरू हुई है। ये एक ड्रामा किया गया। अब वहां पे हालात इस वक्त इतने कशीदा हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। गाजीपुर जो है वहां पर इस वक्त जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, शदीद शेलिंग चल रही है, शदीद लाठीचार्ज हो रहा है। उसके बाद जो लोग दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के अंदर, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। हालात ये पैदा हो चुके हैं कि जिस तरह खाना जंगी है। आज रात पुलिस ने वहाँ पे गोली भी चलानी है, आज रात पुलिस ने वहाँ पे हर वो काम करना है जिससे किसी तरीके से ये एहतजाज ख़त्म हो जाए। मैं आपको बड़ा एक फुटेज है, अगर हमारा चैनल दिखा सके कि खुद पुलिस क्या कह रही है, खुद पुलिस क्या कह रही है, भारतीय जो वहाँ के पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, वो किस तरह रो रहे हैं। वो लोग खुद क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। हम किसी सूरत में लाठीचार्ज, हमें कहा जा रहा है सिखों पे कि नहीं ये किसान है, हम इन पे लाठीचार्ज करते हैं। ये है कि दिल्ली के अंदर जो सिखों के घर हैं उन पे भी कब्जे हो गए, सिखों के घरों पे कब्जे हो गए हैं, सिखों की नौजवान औरतें जो हैं उन्हें उठा लिया गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सिखों के साथ वो इतना खौफनाक खेल खेलने जा रहे हैं कि ऐसी फुटेज मौजूद है कि जिसमें सिख मुजाहिरीन को पकड़ा जा रहा है, पुलिस पकड़ रही है, RSS के गुंडे मुंह पे नकाब किया हुआ है, सिविल कपड़ों में है, वो उन्हें मार रहे हैं, वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उन जिन सिख किसानों को पकड़ कर जाया जा रहा है वो कहां पे है, कहां पे नहीं है, किसी को पता नहीं। एक ये स्क्रीन पे फुटेज चल रही है, इस फुटेज में देखें, ये फुटेज सिखों की नहीं है, ये लोग पीछे पुलिस खड़ी है, ये पुलिस के सामने पथराव कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? किसानों पे पथराव कर रहे हैं, किसानों को पत्थर मार रहे हैं, किसानों पे गोली चला रहे हैं। ये सब के साथ वो लोग हैं जिनका तल्लक RSS से है और पुलिस वहां पे सिक्योरिटी अदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। यानी उनको कहा जा रहा है कि आप सिखों का कत्लेआम करें, सिखों को मार दें, सिखों को नहीं रहना चाहिए। ये हो रहा है। जो दिल्ली के घरों में, जिन सिखों के घरों पे कब्जे किए गए, ये वो सिख हैं जो दिल्ली के अंदर रहते थे और इन पे शक किया जा रहा था कि जनाब शायद ये पीछे से उन्हें खुराक दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं। मैं आपको एक और बता दूं, आज ये जो इसराइल के सफारत खाने वाला मामला है, इस पर जो FIR दर्ज होने लगी है वो सिख रहनुमाओं पे होने लगी है, ये जो इस मुजाहरे में है। ये वही प्रोपेगेंडा है ना जो आप अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ करते हैं, जिस तरह की साजिशें उनके खिलाफ करते हैं, जो आपके मैकेनिज्म वो होते हैं, हिकमत अमली जो होती है वो अपने ही लोगों पे अब आप आजमा रहे हैं। लेकिन दुनिया को ये बात बावर हो चुकी है कि आप जो तरीकाकार माजी में अपनाते थे अब उसे मजीद अरसा नहीं अपना सकते। अगर बगावत हो रही है तो जेन्युइन रीजन पे हो रही है। भारतीय हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। नाज़रीन, दिलास और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।